हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमने एक हायरार्की पढ़ी थी। वो हायरार्की कैसे थी कि सबसे पहले होते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिनको हमने स्पीशीज़ भी कहा था, ऑर्गेनिज्म भी कह दिया था। देन हमने प्रोसीड करा आगे आगे और हमने कहा कि जब बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं दे आर गोइंग टू मेक अ पॉपुलेशन। जब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में मिलती हैं दे आर गोइंग टू मेक अ कम्युनिटी। तो ये सारी चीज़ें हमने करी थी इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। और कम्युनिटी के बाद हमने बोला था जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं तो दे आर गोइंग टू मेक अ इकोसिस्टम। और जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोम और फाइनली बायोस्फेयर। ठीक है, सो दिस हायरार्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ईजी क्वेश्चन में बोलूँगी, अगर जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ईजी रहेगा। वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट में हो सकता है आपको स्पीशीज़ ऑप्शन में देखने को मिले। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हायरार्की। तो आज हम इसी हायरार्की का एक हिस्सा पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम को आज हम डिटेल में शुरू करने जा रहे हैं। उसके कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं इकोसिस्टम के, वो सारे यहाँ पे आज हम कवर करेंगे। सो चैप्टर 2 जो है काफ़ी लेंथी है आपका। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कवर इन पार्ट 1 ओनली। इसके आई थिंक 3 पार्ट्स मुझे लगेंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विल बी देयर। तो इसको हम पूरा कवर करेंगे, दैट इज़ द इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। अगेन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। क्यों, वो आपको आगे पता चल जाएगा, बट फॉर नाउ वी विल सी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। पहली दिख रही है सनलाइट, है ना। यहाँ से क्या क्या ऑब्टेन होता है, एक तो लाइट, ठीक है, देखने जो विजिबिलिटी होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट। देन हीट, हीट इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट सोलर एनर्जी आएगी अर्थ के ऊपर, कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करेंगे उससे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड फॉर्मेशन होती है, फिर उसको जाके फिर जो भी आपके एनिमल्स हैं वो सारे कंज्यूम करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स दिखेंगे, कैंगरू यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिर कैप्रिकॉन यहाँ पे दिख रहा है, देन प्रोटोजोआज यहाँ पे दिख रहे हैं, बैक्टीरिया, प्लैंकटॉन। अब ये प्लैंकटॉन जो होते हैं ना, दे कैन बी जू प्लैंकटॉन, दे कैन बी फाइटो प्लैंकटॉन। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, फाइटो प्लैंकटॉन और जू प्लैंकटॉन। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, और जू का मतलब होता है एनिमल। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्लांट्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द वाटर बॉडी। तो जब ये धरती के ऊपर होते हैं तो इनको प्लांट्स कह देते हैं, पर जैसे ही ये पानी के अंदर उगना शुरू करते हैं तो इनको फाइटो प्लैंकटॉन्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनका साइज़ काफ़ी छोटा है और वो कहाँ पे है, इनसाइड द वाटर। सेम इज़ द केस विद द जू प्लैंकटॉन। ऐसे ही छोटे छोटे एनिमल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द वाटर। ठीक है, H2O मतलब वाटर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या दिख रहा है, एक लॉग दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा वुड का लॉग दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको फंगाई दिख रही है, देन स्नेल्स भी दिख रही हैं, टर्माइट माउंट दिख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, चींटियाँ ऐसे टिल्ले से बना देती हैं, फिर उनके अंदर अपनी प्रॉपर एक गृहस्थी एस्टेब्लिश करती हैं और बहुत सारी चींटियाँ इसके अंदर रहती हैं। टर्माइट्स भी इसमें अंदर होते हैं। टर्माइट्स वाइट कलर के भी दिखते हैं, येलो कलर के भी दिखते हैं, चींटियों की तरह होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी फॉर्म होती है उनकी। उसके बाद एल्गी यहाँ पे आपको दिखेगी। तो ये फॉर नाउ बस आपको ये इमेज ध्यान में रखनी है कि मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, जो भी नेचुरली आप अपनी सराउंडिंग में भी देखते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। नाउ वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको इकोसिस्टम जब टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर लिया था, चैप्टर 1 पार्ट 1, तो उसमें हमने इकोसिस्टम को देखा था और कहा था कि इकोसिस्टम की जैसे ही बात आएगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखनी है, दैट इज़ इंटरेक्शन। ठीक है, हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो, तो उसी तरह से इकोसिस्टम भी क्या है, एक तरह का इंटरेक्शन है, एक तरह से बात करने का ज़रिया है। किस किस के बीच में इंटरेक्शन होगी, तो ये होगी आपके लिविंग बींग्स एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स की हो सकता है इंटरेक्शन लिविंग बींग्स के साथ ही हो, या फिर हो सकता है इनकी इंटरेक्शन नॉन लिविंग बींग्स के साथ हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी इकोसिस्टम। तो अगर टर्म की बात करें तो दैट टर्म वॉज गिवन बाय टैंसले, या टैंसले कह लो, या पूरा नाम इनका अगर मैं बताऊं आपको तो सर ऑर्थर
थैंसले, ठीक है। 1935 में इन्होंने ये टर्म दी थी अबाउट द इकोसिस्टम। इन्होंने क्या कहा कि इकोसिस्टम क्या होता है, ये वो पार्ट होता है नेचर का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ विद देमसेल्फ या फिर एनवायरनमेंट के साथ। तो एनवायरनमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग वाला पार्ट, ठीक है। वाटर आ गया, टेम्परेचर आ गया, लाइट आ गई, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, नॉन लिविंग पार्ट में। तो वी कैन से कि किस किस के बीच में इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है। तो वी कैन से इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। नाउ जब भी बायो टर्म आ जाती है ना, तो समझ लेना है कि लिविंग, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो बायो मीन्स लिविंग, और इसके अगर आगे ए बायोटिक लगा दिया जाए, यानी कि ए लगा दिया जाए, तो ये बन जाएगा नॉन लिविंग, ठीक है। सो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ इकोसिस्टम। नाउ कैटेगराइजेशन देखेंगे, डिफरेंट टाइप के आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। आप ना कोई सी भी बुक उठा लेना, आपको इतनी सारी टाइप्स मिल जाएंगी ना इकोसिस्टम की, मतलब n नंबर आप बोल सकते हो। तो आपको सारी याद रखनी नहीं है, वैसे मैंने ट्राई करा है कि सारे ही टाइप्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, बाकी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से याद कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगराइजेशन देखते हैं। देखो ओवरऑल देखें तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं, ऐसे जो धरती के ऊपर रहते हैं यानी कि लैंड के ऊपर रहते हैं, और ऐसे जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जब मैंने बोला ये मान लो ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे एक ब्लू कलर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये दो आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला है आपका लैंड इकोसिस्टम, और ये आ जाएगा आपका वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स वो कहाँ पे रह रहे हैं, लैंड के ऊपर रह रहे हैं। उनको बोल देंगे कि दे कम अंडर द टेरिस्ट्रियल या फिर लैंड इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल एनिमल भी कैसे होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ लैंड के ऊपर रहते हैं। वैसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं। फिर एक आते हैं आपके एम्फीबियस। एम्फीबियस मतलब जो कि आपके पानी में भी रह लेते हैं और लैंड के ऊपर भी रह लेते हैं, ठीक है। तो लैंड एज वेल एज वाटर। वहीं पे टेरिस्ट्रियल अगर बात करें तो टेरिस्ट्रियल ऐसे प्लांट्स या फिर ओवरऑल बोलूँ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रहते हैं, सिर्फ लैंड के ऊपर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं तो उनको बोल देंगे एक्वेटिक, ठीक है। ये सिर्फ वाटर के अंदर रहते हैं। तो ये तीन टर्म्स भी ध्यान में रखनी है। तो दो पार्ट्स में मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया। नंबर वन इज द टेरिस्ट्रियल एंड सेकेंड वन इज एक्वेटिक। टेरिस्ट्रियल को ही बोलेंगे लैंड इकोसिस्टम। एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे आपके फॉरेस्ट आ गया ना, जंगल आ गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, जितने मर्जी फॉरेस्ट आप सोच सकते हो वो सारे, सवाना फॉरेस्ट, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। देन ग्रासलैंड, जहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ठीक है, लो हाइट के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ ग्रासलैंड। डेजर्ट्स आ जाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इकोसिस्टम। ऐसे थोड़ी है रेगिस्तान में कोई एनिमल सर्वाइव नहीं करता, होता है। काफ़ी सारे रेप्टाइल्स होते हैं, आपको स्नेक्स देखने को मिलती हैं, लीजर्ड डिफरेंट टाइप की देखने को मिल जाती हैं, तो डेजर्ट्स आ गया। गार्डन, ये आपके घर के बाहर का जो बगीचा होता है, ठीक है, ऑल्दो उसको आप मेंटेन करते हो पर है कहाँ पे, लैंड के ऊपर ही, ठीक है। इसको आप आर्टिफिशियल में भी इंक्लूड कर सकते हो। अभी आगे देखेंगे आपको एक आर्टिफिशियल टाइप भी देखने को मिलेगी। चलिए, सेकेंड इज द एक्वेटिक, या जिसको वाटर इकोसिस्टम भी कह देते हैं। यहाँ पे आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, लेक्स आ जाएंगी, स्ट्रीम्स, एस्चुरीज, सी एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे किसमें आ जाएंगे, आपके एक्वेटिक या फिर वाटर इकोसिस्टम में। तो दैट इज़ द ओवरव्यू। अगर हम अर्थ और वाटर को कंसीडर करें तो हमें ये दो तरह के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, टेरिस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। नाउ एक और क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, हो सकता है वो नेचुरल है, यानी कि वो खुद बना है, वहाँ पे ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो ना, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टाइम एंड स्पेस। तो एंथ्रो जब भी लग जाए तो मतलब यहाँ पे किसकी इंटरफेरेंस या किसकी बात होगी, ह्यूमन बीइंग्स की। पहला आता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब ये नेचर में खुद ही डेवलप हुआ था, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस ह्यूमन बीइंग की नहीं थी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी। एग्जाम्पल आपके फॉरेस्ट, मरीन इकोसिस्टम, ओशन थोड़ी ह्यूमन बीइंग ने बनाया, वो तो खुद बनाना। फिर उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम जिसको किसने बनाया, एक्चुअली बनाया नहीं बोलेंगे, मेंटेन बोलेंगे, ठीक है। मेंटेन इज मोर एक्यूरेट टर्म। प्लांट को थोड़ी ह्यूमन बीइंग उगाएंगे, उगेगा तो वो खुद ही ना, ह्यूमन बीइंग तो सिर्फ मेंटेन करेंगे। तो दैट इज़ द थिंग, एक्सेप्ट हॉर्टिकल्चर वगैरह। हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है, प्लांट्स जो होते हैं उनको वाटर या फिर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर ही ग्रो करवाया जाता है, ऑल्दो जो ग्रोथ होती है वो भी प्लांट की खुद की होती है, ठीक है।
तो एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जिसको कौन मेंटेन करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स। आपका बगीचा आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर, ये बोला जाता है ये जो एग्रीकल्चर है ना, इससे बना आपका एग्रो इकोनॉमिक्स। ये सबसे बड़ा एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम है, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया और सबसे बड़ा है, ठीक है, मेगा। ठीक है, आपको पता है कि सारी पॉपुलेशन किस पे ज़्यादातर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर। सो सबसे जो मेगा प्रोजेक्ट था ह्यूमन बींग्स का टू मेक अ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, दैट इज़ एग्रो इकोनॉमिक्स, या फिर एग्रीकल्चर आप बोल सकते हो, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर से जनरेट हुई, तो यू कैन से दैट। तो एग्जांपल में ले लेंगे एग्रीकल्चर। फिर गार्डन आ गया, ठीक है, जो अपने घर के साइड में बाहर आंगन जो मर्जी आपके पॉट्स हो गए उसके अंदर, तो वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। देन एक्वेरियम, लोगों ने रखे होते हैं एक्वेरियम घर पे, ठीक है, प्योरीफायर लगा होता है उसमें, फिशेस घूमती रहती हैं, फूड उनको डाल दिया जाता है टाइम टू टाइम। तो दैट इज़ द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। कौन इसको मेंटेन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप फील्ड भी लिख सकते हो, खेत भी तो आप खुद ही मेंटेन करोगे ना, ह्यूमन बीइंग ही मेंटेन करेगा। पर फॉरेस्ट की बात जब करेंगे तो फॉरेस्ट को कोई मेंटेन नहीं कर रहा, वहाँ पे खुद प्लांट्स बन रहे हैं, खुद वो बुढ़े हो रहे हैं, खुद उनकी डेथ हो रही है, फिर से नया प्लांट बन रहा है। तो दैट प्रोसेस इज गोइंग इनसाइड द नेचर, वो नेचुरल है, इसीलिए उसको बोला नेचुरल इकोसिस्टम। साइज के बेसिस पे अगर बात करें तो फिर से इकोसिस्टम को आप क्लासीफाई कर सकते हो, कैसे, नैनो इकोसिस्टम, जो सबसे छोटा इकोसिस्टम आप सोच सकते हो। लॉग ऑफ वुड, वर्ड लिख दिया वुड, ठीक है, लॉग ऑफ वुड। अब देखो पहली इमेज याद करो, यहाँ पे थी ये वाली रॉटिंग वुड। अब जब भी कभी लकड़ी सड़ती है तो आपने अगर ध्यान दिया हो, इस तरह से वो लकड़ी पड़ी है, उसके ऊपर ऐसे लग जाते हैं मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सारी मशरूम्स नहीं होती, डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो बन गया ना ये छोटा सा इकोसिस्टम, किसी चीज़ की यहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू होगी, तो अगेन इंटरेक्शन आ गई, ठीक है। तो लॉग ऑफ वुड, लकड़ी कट करके रख दी थी, वो सड़ गई, बाय द टाइम भी डेड एंड डिके बन गई, और उसके ऊपर एक लाइफ आ गई, किस चीज़ की, फंगाई की। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये छोटा सा एक इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गया, एक ही लकड़ी के ऊपर इतनी सारी फंगस डेवलप करके। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ नैनो इकोसिस्टम, वेरी स्मॉल इकोसिस्टम, ठीक है, बहुत छोटा इकोसिस्टम। अगेन आपका एक्वेरियम, एक्वेरियम भी तो कितना सा होता है, इतना सा होता है, ठीक है। वो मेगा एक्वेरियम्स की बात नहीं कर रही मैं, जहाँ पे लोग विजिट करते हैं देखने के लिए, छोटे एक्वेरियम की, जो घरों में रखा होता है लोगों ने अपने टेबल वगैरह के ऊपर, तो दैट इज़ द एक्वेरियम। सो दैट इज़ नैनो इकोसिस्टम। नाउ माइक्रो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम से ये थोड़ा बड़ा होगा साइज में, जैसे कि पॉन्ड आ गया, ठीक है, तालाब वगैरह आ गए, गार्डन आ गया, तो दैट इज़ अगेन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोसिस्टम। नाउ मेगा इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम जो होंगे मैक्सिमम नेचुरल होंगे, कैसे होंगे, नेचुरल, ठीक है। जैसे आपका ओशन आ गया। फॉरेस्ट जो होता है ये थोड़ा ओशन से छोटा होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं मीजो इकोसिस्टम। ये इसमें आते हैं आपके फॉरेस्ट, मेगा से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। आपको पता है 70% तो अर्थ जो है दैट इज़ कवर्ड बाय द वाटर, ठीक है। एक जगह पे आई थिंक मैंने अर्थ और वाटर बोल दिया, तो उसको आपको पता है खुद ही, ठीक है, अर्थ का ही पार्ट है वाटर भी, तो उसको डिस्टिंग्विश कर लेना, ठीक है। तो मेजो इकोसिस्टम में एग्जांपल आ जाता है आपका फॉरेस्ट का, यानी कि उसका साइज थोड़ा सा मेगा इकोसिस्टम से छोटा रहेगा। चलिए, इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। तो इसको आप बोल सकते हो एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट, किसमें सैलिनिटी ज़्यादा है, किसमें कम है। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा ना, यहाँ पे जो सॉल्ट का कंटेंट होगा दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लो, ठीक है, और काफ़ी सुटेबल होता है फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा सैलिनिटी होगी इफ़ कंपेयर टू द फ्रेश वाटर, बट हैज़ लोअर सैलिनिटी देन द सी वाटर। बट जो सी वाटर होगा उससे अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी सैलिनिटी कम होगी। फिर आता है आपका मरीन इकोसिस्टम, यानी ये ऐसी वाटर बॉडी जिसमें जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है या तो फिर इक्वल है या फिर ज़्यादा है सी की कॉन्सेंट्रेशन से। तो यहाँ पे सैलिनिटी के बेसिस पे ये यू कैन से एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू फर्दर इकोसिस्टम्स। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। नाउ डिफरेंट जोन्स ऑफ मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम के अंदर आपको बहुत सारी जोन्स देखने को मिलती हैं। कैसे मिलेंगी, अब देखो यहाँ पे मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, देखो मान लो दिस इज़ द लैंड एरिया, दिस इज़ द
वाटर वाला एरिया इस तरह से, ठीक है। इसको कलरफुल सा बनाते हैं। चलो ये वाला एरिया जो है आपका ना, ये लैंड है, ठीक है। ये वाला रेड वाला जो मैंने मार्क करा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी लैंड, दिस इज़ लैंड, ठीक है। नाउ वाटर, ब्लू कलर का ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। देखो कुछ पानी जब भी आप देखते हो रिवर वगैरह का, तो थोड़ा सा लैंड के ऊपर भी टच करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसे टच करके दिखाया है मैंने। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वाटर, ठीक है। अब इसमें देखो, अब देखो कैसी पॉसिबिलिटी होती है। एक ऐसा पानी होता है जो थोड़ा सा लैंड एरिया के साथ टच में होगा, ठीक है। तो ये जगह गिल्ली सी रहेगी। मोस्टली आप वेटलैंड्स देखते हो, वेटलैंड में भी होता है ना ऐसे, जैसे वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो वो लैंड की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये कुछ ऐसी जोन बनती है जहाँ पे वाटर और लैंड जो होंगे वो कॉन्टीन्यूअस इंटरेक्शन में होंगे। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं जहाँ पे लैंड और वाटर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो उस जोन को बोल देते हैं लिटोरल जोन, लिटोरल जोन। इसी तरह से इस तरफ भी आपको क्या दिख रहा है, लैंड और वाटर की इंटरेक्शन, तो इसको भी क्या कह देंगे, लिटोरल जोन, ठीक है। अब देखो सनलाइट भी ऊपर से कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। सनलाइट जब ऊपर से आ रही है तो वाटर के कुछ डेप्थ तक आप देखोगे कि विजिबिलिटी होती है, पर जैसे जैसे आप और डीप जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे वाटर के अंदर विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है और एक टाइम ऐसे आएगा कि बिल्कुल डार्कनेस होती है। तो सनलाइट के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि मान लो इतनी डेप्थ तक अगर विजिबल है तो इसको बोल देंगे फोटिक जोन। तो ये जो फोटिक जोन होती है, फोटिक फोटो से लिया गया है ये शब्द, इसका मतलब है विजिबल वाला एरिया, लाइट वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे लाइट अवेलेबल होगी। तो एक जोन ऐसी भी आएगी जहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं होगी, तो दैट इज़ गोइंग टू बी ए फोटिक। अब फोटिक के आगे ए लग गया तो मतलब लाइट जो होगी दैट इज़ गोइंग टू बी एब्सेंट, तो इसको बोल देंगे ए फोटिक जोन, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट जो ओवरऑल है, तो लिटोरल जोन यहाँ पे क्लियर है आपको, फोटिक जोन, ए फोटिक जोन हमने देख लिया। एक आती है पिलाजिक जोन। पिलाजिक जोन जो होती है ये कोई भी ओपन वाटर वाला जो एरिया होगा ना, दिस वन ओपन वाटर, जो वाटर ऊपर से विजिबल होगा, तो उसको बोल देंगे पिलाजिक जोन, पिलाजिक जोन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और जोन आती है, दैट इज़ द बेंथिक जोन। जो बेंथिक जोन होती है ना, ये सबसे बॉटम में होती है, आई थिंक यहाँ पे दिखाई गई है, यस दिस वन बेंथिक रियाल। यहाँ से बिल्कुल बॉटम ये वाली जोन जो होती है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह उगते हैं, कुछ आपके स्टार फिशेज रहती हैं, आपके सी अर्किन्स यहाँ पे रहते हैं, तो बेंथिक यानी कि बिल्कुल बेस पे बेंथिक जोन, ठीक है। बेंथिक जोन, बेंथिक प्लांट्स भी होते हैं, उन्हीं प्लांट्स को बोलते हैं बेंथिक प्लांट, जो बिल्कुल बेस पे होते हैं, किसी भी मरीन इकोसिस्टम के अंदर बिल्कुल बेस पे जाके होंगे, उनको बोल देते हैं बेंथिक प्लांट्स। तो ये जोन क्या बन गई, बेंथिक जोन। यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, लाइक योर स्टार फिशेस, सी अर्किन्स, सी क्यूकम्बर्स, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बेंथिक जोन बिल्कुल बेस पे जो होगी। फिर एक आती है नेरिटिक जोन। तो ये जो आपको नेरिटिक जोन है ये भी पेलेजिक जोन का ही पार्ट देखने को मिलेगा, पर ये कौन सा पार्ट होगा, इस तरफ वाला, ठीक है। रुको इमेज में है अगर तो दिखा देती हूँ, हाँ ये वाला, दिस वन, ठीक है। इसको बोल देंगे नेरिटिक जोन, नेरिटिक जोन। तो मतलब ये पेलेजिक जोन का ही पार्ट है ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ है, ये वाली। अब देखो लिटोरल जोन और जो आपकी नेरिटिक जोन है, इन दोनों में डिफरेंस है। लिटोरल जोन ऐसा पॉइंट जहाँ पे वाटर और लैंड की इंटरेक्शन हो रही है, पर जो नेरिटिक जोन है, अब देखो एकदम से ऐसे थोड़ी बनता, ऐसे थोड़ी होता, ठीक है। ऐसे जाता है ना, स्लांट जाता है इस तरह से। तो ये जो स्लांट है इसके ऊपर भी पानी होगा भी, तो ये जो ये वाला पार्ट होगा ना, इसको बोलते हैं नेरिटिक जोन। मतलब ये थोड़ा सा आगे होता है लिटोरल जोन के, तो इसको मैं यहाँ से कंसीडर कर सकती हूँ इतने पोर्शन में, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द नेरिटिक जोन, ठीक है। तो लिटोरल अगर बोलेंगे तो लिटोरल इज द इंटरेक्शन वेयर लैंड एंड वाटर इंटरेक्ट, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। पर नेरिटिक जोन जो होती है आपकी, कहाँ गया दिस वन, नेरिटिक जोन जो होती है यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पिलेजिक जोन। ये जो ओपन वाटर है ना, इसी का पार्ट है नेरिटिक जोन। तो जो नेरिटिक जोन होता है यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जो पानी होगा, यानी कि लैंड के ऊपर जो पानी होगा, अभी नीचे को कॉन्टिनेंट ही बोलेंगे ना इसको, जो लैंड वाला सरफेस है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी नेरिटिक
जोन। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जो वाटर होता है उस जोन को बोल देते हैं नेरेटिक जोन। जैसे आपकी लगून्स होगी, ठीक है, लगून्स होगी आपकी, आपके कॉरल रीफ्स हो गए, वो सारे किसके ऊपर ग्रो करते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेरेटिक जोन। इसके अलावा एक होती है ओशनिक जोन। ये सारी जोन, ये जो ऊपर से लेके ये लिटोरल जोन, नेरेटिक जोन, पेलेजिक जोन, इन सभी को ये एक्वायर कर लेगा। दैट इज़ सारा का सारा जितना भी ओपन वाटर एरिया है वो सारा इसमें आ जाता है ओशनिक जोन में, ठीक है। तो दीज वर द सर्टेन इंपॉर्टेंट जोन्स ऑफ द मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद एबाइसल जोन भी एफोटिक जोन से और नीचे होती है, जहाँ पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता फिर, ठीक। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो तरह का होता है, वन इज़ द एबायोटिक, सेकेंड वन इज़ द बायोटिक। अब जब एबायोटिक की बात करेंगे तो यानी कि एब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर वी कैन से नॉन लिविंग पार्ट। उसी के साथ बायोटिक जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी लिविंग। चलो, एबायोटिक की अगर बात करें तो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें सारे क्या आएंगे? नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। मतलब इकोसिस्टम का वो वाला पार्ट जहाँ पे सारे क्या आएंगे? नॉन लिविंग सब्सटेंस। बट येस, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एबायोटिक और बायोटिक में अब आप देखोगे कि कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन चलेगी, ठीक है। देयर वुड बी कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो एबायोटिक, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस। मतलब इसमें हम इकोसिस्टम के उस हिस्से की बात करेंगे जहाँ पे सिर्फ नॉन लिविंग सब्सटेंसेज आते हैं। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स आ जाएंगे जैसे कि वाटर, गैस, सॉलिड। फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, विंड, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, दो बार लिख दिया। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में क्या आ गया? सॉइल का देखेंगे इसमें सारा, ठीक है, एट्सेट्रा। एंड ऑर्गेनिक फैक्टर्स जैसे कि प्रोटीन्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, तो ये सारे क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। थोड़े बहुत वन बाय वन देख भी लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर आता है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में नैरो रेंज में रहते हैं टेम्परेचर की, दैट लाई बिटवीन 5 to 35 डिग्री सेल्सियस। ऊपर नीचे हो जाता है। अब फिर कहीं आ जाएंगे कि जी आर्मी तो माइनस में भी रहती है, तो येस यहाँ पे ओवरऑल बोला है, ठीक है। जो नेचर ने चीज़ बनाई है उसके अकॉर्डिंग 5 to 35 डिग्री सेल्सियस तक ऑर्गेनिजम्स की टेंडेंसी होती है कि वो रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्मी का तो आपको पता ही है माइनस में भी रहते हैं। तो दैट इज़ द अडेप्टेशन, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, तो उसको अडेप्टेशन बोलेंगे। पर अगर नेचर के हिसाब से चलें तो नैरो रेंज जो होती है दैट इज़ गोइंग टू बी 5 to 35 डिग्री सेल्सियस। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जैसे कि जो स्पोर्स होते हैं आपके, आपने वो सन हैम्प देखा होगा ना, सन हैम्प फूंक मारते हो आप, वो सारा ही उड़ जाता है। तो वो जो उड़ती है ना चीज़ उसको बोलते हैं स्पोर्स। सीड्स आगे, बीज हो गए, प्रोकैरियोट, बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको बोल देते हैं प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता, प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। अब बोलते हैं लेटर। लेटर यहाँ पे यूज़ करा गया है स्पोर्स के लिए, सीड्स के लिए और प्रोकैरियोट्स के लिए। आपने दो शब्द पढ़े होंगे बहुत बार, फॉर्मर एंड लेटर, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद कभी भी फॉर्मर लगाओ, फॉर्मर की बात होती तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स की बात होती, पर यहाँ पे लिखा है लेटर, यानी कि जो बाद में लिखे हैं, स्पोर, सीड्स, प्रोकैरियोट्स। इनको आप हॉट स्प्रिंग में भी देख सकते हो। दे लाई बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 60 to 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, बट ये जो स्पोर्स होते हैं आपके और सीड्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे कैन सर्वाइव एट दिस टेम्परेचर ऑल्सो, दैट इज 60 to 90 डिग्री सेल्सियस। परमाफ्रॉस्ट यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लेयर ऑफ आइस हमेशा रहती है, ठीक है, आइस से कवर रहता है जो एरिया, दैट इज द परमाफ्रॉस्ट। -30 to -50 डिग्री, तो वहाँ पे भी आपके स्पोर्स, सीड्स, प्रोकैरियोट्स, ये सारी चीज़ें रह लेती हैं। नाउ सेकेंड फैक्टर इज अगेन द एबायोटिक फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, लाइट। लाइट का क्या पर्पस होता है? सोलर एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सूर्य देवता हैं, ये कॉन्टिन्यूसली सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो प्लांट क्या करेंगे? इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करेंगे, और इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के साथ साथ एक एटमॉस्फेयर से क्या लेते रहेंगे? गैसेस लेते रहेंगे, ठीक है। और गैसेस जो होंगी वो सारी कहाँ पे चली जाएंगी? लीव्स में। लीव्स जो होता है दैट इज़ द हाउस मेकर ऑफ द प्लांट, ठीक है। लीव्स में चलेगी, यहाँ पे होगी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या किया जाएगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया एटमॉस्फेयर से, ऊपर से आई सनलाइट, और एक ऑर्गेनेल होता है इनके बीच में दैट इज़ क्लोरोफिल, दैट इज़ गोइंग टू मेक ग्लूकोज C6H12O6, ये होता है फूड, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी
रिलीज होती हैं। ये ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, और यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स होगी, यूज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह से साइकिल चलती है। तो देखो लाइट आई कहाँ से, सोलर यानी कि सन से। एक तो लाइट प्रोवाइड करी और दूसरी सोलर एनर्जी प्रोवाइड करी प्लांट्स को, और प्लांट्स ने क्या किया, फूड प्रिपेयर कर लिया। अगेन यू कैन सी द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट एंड सनलाइट। तो एक नॉन लिविंग फैक्टर है, एक लिविंग फैक्टर है, तो अगेन द इंटरेक्शन। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर अर्थ का हम स्ट्रक्चर देखें तो बीच से जाती है इक्वेटर 0 डिग्री पे, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी ट्रैप होती है। उसके बाद ऊपर को चलें अगर टुवर्ड द पोल्स, तो आप पोल्स पे देखोगे बर्फ़ पड़ी रहती है। क्यों पड़ी रहती है, क्योंकि ये जो सोलर एनर्जी है या फिर सनलाइट है ये कम पड़ती है टुवर्ड द पोल्स। नाउ विंड जो होता है आपको पता है पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारे आप मार्च के सीज़न में, मार्च में अगर देखो, मार्च मंथ में, सीज़न बोल रही हूँ, स्प्रिंग सीज़न, स्प्रिंग सीज़न सारी जगह पे देखोगे तो येलोइश कलर हुआ होता है। क्यों हुआ होता है, बिकॉज वो पॉलन होते हैं, और जैसे हवा चलती है तो ये पॉलन वहाँ से मेल गेमेटोफाइट से उड़ के जा रहे होते हैं इन द सर्च ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो कौन लेके जाता है इनको, विंड। तो एक काम इसका आ गया पॉलिनेशन का। ट्रांसपीरेशन का काम आ गया। ट्रांसपीरेशन का काम कैसे आएगा, जो लीव्स होती है ना प्लांट की, वो कॉन्टीन्यूसली वाटर रिलीज करती हैं। ऐसे फोटोसिंथेसिस में हमने देखा ना, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज हुई ये वाली, तो ये होती है ट्रांसपीरेशन। कॉन्स्टेंटली वाटर को रिड्यूस करती हैं लीव्स, तो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से ये जाएगा टुवर्ड द अपर लेयर्स, और यहाँ पे बनेंगे क्लाउड्स। और अगेन कौन कैरी करके जाएगा, तो विंड। वेदर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। हवा चलती है, पता चल जाता है कि ठीक है क्लाउड इस तरफ को आ रहे हैं, बारिश हो जाएगी, तो दैट्स हाउ विंड कंट्रोल। तो अगेन यहाँ पे भी इंटरेक्शन आ जाएगी बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन देयर इज अ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ड्यू, फॉग एट्सेट्रा। एग्जाम्पल है एपीफाइट्स का। एपीफाइट्स जो होते हैं आपके ऐसे प्लांट्स जो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट जो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, दीज आर द एपीफाइट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे बड़ी सी एक स्टेम है पर उसके ऊपर एक प्लांट उग गया है जिसको बोलेंगे एपीफाइट। तो ये जो एपीफाइट्स होते हैं ना जितने भी, ये ह्यूमिड रीजन्स में ही उगते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। देन देयर इज़ अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल की फॉर्म में हो सकती है, स्नो की फॉर्म में होती है, ड्यू एंड हेल। पीरियोडिसिटी और अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिसाइड टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इन एन एरिया। कितना रेनफॉल किसी एरिया में हो रहा है, कितना स्नोफॉल किसी एरिया में हो रहा है, कितना ड्यू वहाँ पे है, कितना हेल वहाँ पे है। वो जो ओले पड़ते हैं ना, दैट इज़ द हेल। हेल स्टॉर्म भी आपने सुना होगा। तो इन सब की क्वांटिटी के बेसिस पे ये डिसाइड करती है चीज़ कि फॉरेस्ट किस तरह का होगा वहाँ पे, ठीक है। किस तरह का फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप करेगा। तो अगेन रेनफॉल, स्नो, ड्यू, हेल ये डिसाइड कर रहे हैं कि फॉरेस्ट किस तरह का होगा। एग्जाम्पल आ जाते हैं एवरग्रीन, डेसिड्यूअस, ग्रासलैंड। तो हैं तो सारे ही फॉरेस्ट ना, पर डिफरेंट टाइप के हैं। एवरग्रीन जहाँ पे बड़े बड़े टॉल ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। डेसिड्यूअस कॉन्स्टेंटली क्या होगा, पहले लीव्स आएंगी, थोड़े टाइम के बाद झड़ जाएंगी, दोबारा से आएंगी, फिर से झड़ेंगी, तो ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस चली रहती है। ग्रासलैंड जहाँ पे बिल्कुल छोटी हाइट के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। देन देयर इज़ अ वाटर। वाटर क्या करेगा, अब देखो जितने भी लैंड प्लांट्स होते हैं उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ डिफरेंट। और वो कहाँ से आता है वाटर प्लांट्स के अंदर, फ्रॉम द सॉइल। अब जो एनिमल और प्लांट्स होते हैं ये काफ़ी मॉडिफिकेशन शो करते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जैसे कैंगरू होता है ना, रैट्स हो गए आपके, ये वाटर ही नहीं पीते, तो फिर इनको वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है। ये क्या करते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, फूड दे ईट, वहीं से मेटाबोलाइज करके वाटर बना लेते हैं बॉडी के अंदर। तो ये पीते हुए आपको कभी भी नहीं दिखेंगे, वाटर पीते हुए कभी भी नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल आता है ज़ीरोफाइट्स। ये जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। रेगिस्तान वाले एरिया में जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको बोल देते हैं ज़ीरोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो कि ड्राई एरियाज़ में ग्रो करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी मॉडिफिकेशन कर ली होती है। अगर आप देखोगे एक लैंड ट्री को, ऐसा लैंड ट्री जो कि ऐसे एरिया में है जहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो इसकी जो लीव्स होंगी काफ़ी मोटी होंगी, ठीक है। और जो रूट होगी, स्टेम होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होंगे। पर वहीं अगर आप ड्राई एरियाज़ में देखोगे ना, तो ड्राई एरियाज़ में जो लीफ होगी वो भी पतली सी होगी, और पतले होने के साथ साथ इनके ऊपर थ्रॉन्स होंगे, ठीक है, कांटे होंगे। थ्रॉन्स नहीं, थॉर्न्स, थॉर्न्स, ठीक है। तो कांटे देखने को मिलेंगे।
क्यों ये मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ताकि क्योंकि ड्राई एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी, और जब कम होगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन तो कॉन्टीन्यूअस होगी, तो ये क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्चर ही छोटा कर लेंगे ताकि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकें। और जो ट्रांसपिरेशन है, क्योंकि लीव से मैंने बताया कॉन्टीन्यूअसली वाटर वेपर ऐसे निकलते रहते हैं, और ये जो वाटर वेपर लीव से कॉन्टीन्यूअसली निकलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये जाएंगे फिर ऊपर की तरफ, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे, और जब क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसके बाद वो ब्रस्ट कर जाते हैं, और ब्रस्ट करके रेनफॉल की फॉर्म में दोबारा से वापस आ जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन कम हो इसीलिए भी लीव्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो छोटा हो जाता है इन केस ऑफ द जीरोफाइट्स। तो दिस टर्म इज़ इंपॉर्टेंट, एपीफाइट, जीरोफाइट, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। नाउ द लास्ट कॉम्पोनेंट दैट इज़ द बायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक यानी कि सारे के सारे लिविंग कंपोनेंट कहाँ पे आ जाएंगे आपके इसके अंदर, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का वो हिस्सा जहाँ पे हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट आर कनेक्टेड थ्रू फूड एंड नंबर ऑफ अदर रिलेशन। तो जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर नहीं भी डिपेंडेंट है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है, पर कॉन्टीन्यूअस डिपेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। अब जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, स्पेसिफिकली ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ सेल्फ फूड प्रोड्यूसर्स, तो इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हो गया आपके मेकर्स, यानी कि जो फूड बनाएंगे, और कंज्यूमर्स आगे टेकर्स, यानी कि जो कहाँ से फूड लेंगे अपना, फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो एक तरह से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे एक्ट लाइक अ की इंडस्ट्री फॉर द कंज्यूमर्स, फूड इंडस्ट्री फॉर द कंज्यूमर। तो जो फूड होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, अगेन विद द हेल्प ऑफ अ फोटोसिंथेसिस। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया जाएगा, ऊपर से सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल के अंदर ये सारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस चलेगा, और जाके फिर फूड बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसको हम इनहेल भी करते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स इनहेल करते हैं, और साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होती हैं। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम? कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि कांस्टेंट चला हुआ है जो फंक्शन, रुकता नहीं है जो कभी भी, तो डायनेमिक है। सपोर्ट करता है लाइफ सिस्टम को, एनर्जी कॉन्टीन्यूसली फ्लो हो रही है। देखो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू चल रही है ना, ये घास लगी हुई है, इसको डियर कंज्यूम कर रहा है, डियर को फर्दर लाइन कंज्यूम कर रहा है, एट अ टाइम एक ही थोड़ी करेगा, ये कॉन्स्टेंट है प्रोसेस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स कॉन्टीन्यूसली रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज डायनामिक, ये कांस्टेंट नहीं है। तो फूड चेन के थ्रू, फूड चेन क्या होती है, छोटा सा प्लांट था, इसको डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खा लिया। ठीक है, तो दैट इज़ द फूड चेन। फिर आता है हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन फिक्सेशन होती है कॉन्टीन्यूसली। एनवायरनमेंट में अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ इस रीजन में। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेंगे, साथ में वाटर ड्रॉपलेट्स लेंगे और इसका क्या बना देंगे, फूड। तो दैट इज़ अ प्रोडक्टिव थिंग। ठीक है, तो कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फिर आप बहुत सारी साइकिल्स पढ़ते हो, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, तो वो सारी कहाँ पे चलती हैं, इसी इकोसिस्टम के अंदर। ये साइकिल्स अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। देन होम्योस्टेसिस, या फिर इसको साइबरनेटिक्स भी कह देते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं होम्योस्टेसिस में। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज लेक्चर इज सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम। कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे? प्लांट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन ट्रैप कर लेंगे, साथ में वाटर ट्रैप करेंगे और इसका बना देंगे ग्लूकोज C6H12O6। तो एक तरह से क्या हो गया, कार्बन फिक्स हो गया, कार्बन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर। ऑक्सीजन रिलीज, अब इसी प्रोसेस को ऊपर देखो, एक तो ग्लूकोज बन गया, साथ में क्या रिलीज होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर द एनिमल्स। हम क्या करते हैं, इनटेक ऑक्सीजन ही ना, और एक्सेल हम भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम भी एक तरह से कार्बन इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूशन देते हैं, पर वहीं पे प्लांट क्या करते हैं, इस कार्बन को कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं। प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज में मतलब नेचर से ह्यूमन बींग को क्या क्या मिल रहा है। दैट कैन बी ओर, ओर से फिर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लो, फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोल। ठीक है, जो भी चीज़ें, टिम्बर मिल रहा है, हनी मिलता है,
ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं? फ्रॉम द नेचर। तो ये आ गई प्रोविजनिंग सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज, आप देखो तुलसी की पूजा करते हो, ठीक है, पीपल ट्री की पूजा करते हो, तो मतलब एक तरह से फेथ भी जुड़ा हुआ है, बिलीफ। डन। फिर आती है पॉलिनेशन, मतलब सीड्स को जो कैरी करते हैं, लाइक विंड कैरी कर देती है, वो मैंने स्पोर्स वाला एग्जांपल दिया था आपको, वो सारा कहाँ पे आ जाएगा आपका? सर्विसेज ऑफ इकोसिस्टम में। सीड डिस्पर्सल, अगेन द पॉलिनेशन वाला पॉइंट। वेटलैंड्स, अब देखो जहाँ पे भी वेटलैंड होता है ना, वहाँ पे फ्लड की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और दूँ यहाँ पे, तो मैनग्रूव फॉरेस्ट जो आपके सुंदरबन वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव, तो वहाँ पे बोला जाता है कि काफ़ी हद तक ये जो मैंग्रोव्स हैं वहाँ पे, ये आपके स्टॉर्म्स की टेंडेंसी को भी डिक्रीज़ कर देता है और साथ में फ्लड की टेंडेंसी को भी डिक्रीज़ कर देता है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने कल एक और पॉइंट पढ़ा था वेटलैंड से रिलेटेड ही, कि ये क्या करते हैं, जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं लाइक योर मर्क्यूरी, आर्सेनिक, कैडमियम, इनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मतलब जो वाटर फिर रिवर की तरफ जाएगा वो क्या होगा? साफ़ सुथरा होगा, उसमें पॉल्यूटेंट्स नहीं होंगे। फॉर ट्राइबल्स, अब ये इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्राइबल पीपल आपने सुना होगा, अगर इंडिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना तो यहाँ से हमें 3 टाइप की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। नंबर 1 इज़ ट्राइबल, सेकेंड इज़ रूरल, थर्ड इज़ अर्बन, ठीक है। ये जो ट्राइबल्स होते हैं दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट, तो इनके लिए ये इकोसिस्टम अगेन इम्पॉर्टेंट। एस्थेटिक वैल्यूज़, लोग सुंदरता देखने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे हिमाचल की बात करें तो डलहौजी वाला एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फॉरेन की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, तो ये सारे आ जाते हैं एस्थेटिक वैल्यूज़ में। आजकल तो वो ट्रेंड भी चला है कि गाड़ी के ऊपर शीशा लगा होगा, फिर एस्थेटिक एरिया में जाओ और फिर रात को उस शीशे में से ऊपर का एरिया देखता है, ठीक है। तो दैट इज़ अगेन एस्थेटिक वैल्यूज़, तो इसीलिए इकोसिस्टम आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। एक बार फटाफट हेडिंग्स देख लेते हैं क्या क्या आज हमने कवर किया। तो इकोसिस्टम हमने देखा, कैटेगराइजेशन देखी, क्लासिफिकेशन देखी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, फिर फर्दर इसको क्लासीफाई करा नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक में, फिर साइज़ के बेसिस पे देखा नैनो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम, मेगा इकोसिस्टम, और भी बहुत सारी टाइप्स देखे लाइक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम को ही हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मरीन इकोसिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ सेलिनिटी भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि फ्रेश वाटर में बिल्कुल ही कम होगी, ब्रैकिश में सी से थोड़ी कम होगी, बट फ्रेश वाटर से ज़्यादा होगी। फिर उसी तरह से मरीन इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सेलिनिटी आपको देखने को मिलती है। डिफरेंट जोन्स देखी, लिटोरल जोन देखी, नेरेटिक जोन देखी, फिर आपने बेंथिक जोन देखी, तो पेलेजिक जोन देखी, तो ये सारी जोन्स इंपॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ कर लेना इफ़ पॉसिबल। फिर कंपोनेंट्स देखिए, एबायोटिक होते हैं, बायोटिक होते हैं। एबायोटिक वो सारे जहाँ पे नॉन लिविंग आ जाएगा, इसमें इनऑर्गेनिक भी आ जाएंगे, फिजिकल फैक्टर्स भी आ जाएंगे और ऑर्गेनिक फैक्टर्स भी आ जाएंगे। देन टेम्परेचर के बारे में हमने देखा, लाइट के बारे में देखा, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, वाटर। फिर उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें आ जाते हैं। और साथ में हमने प्रोड्यूसर्स को बोला मेकर्स और कंज्यूमर्स को बोला टेकर्स। फंक्शन देखे, बहुत सारे फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, एनर्जी फ्लो इसी की वजह से होता है फूड चेन के अंदर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इसी की वजह से चलती है, होम्योस्टैसिस इसी से बैलेंस होता है। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है इकोसिस्टम? तो कार्बन फिक्सेशन, ऑक्सीजन रिलीज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, वेटलैंड फॉर ट्राइबल्स, एस्थेटिक वैल्यूज। सो दिस लेक्चर वॉज द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट द मैंग्रोव्स, कॉरल रीफ्स क्या होते हैं, टाइप्स देखेंगे कॉरल रीफ्स की। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हुआ तो 1 घंटे का होगा मैक्सिमम, फूड चेन भी उसमें इन्वॉल्व कर दी जाएंगी, और टाइम बचा तो ट्रॉफिक लेवल्स भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। और अगर नहीं हुआ कवर तो पार्ट 3 भी आएगा, फिर उसमें तो पूरा ही कवर कर दिया जाएगा। सो फॉर नाउ दिस इज़ इट। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन आज के लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।